अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं? ठीक है। मेरा नाम है इरशाद अली और आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। अच्छा बेटा याद रखें, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने डिटेल में डिस्कशन की थी, ओपन सरफेस के लिए, फिर क्लोज सरफेस के लिए, फिर उसके केसेस हमने डिस्कस किए थे। फिर आखिर में एक एग्ज़ाम्पल, एक प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व किया था और मैंने ये कहा था कि क्यूब है, 3D सरफेस है और कोई फ्लक्स जो है, फॉर एग्जांपल कोई चार्ज बॉडी बाहर पड़ी या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड लाइन जो है वो उस क्लोज सरफेस पे पड़ रहे हैं। तो हमने ये कहा था, बल्कि ये डिराइव किया था, ये प्रूफ किया था कि टोटल जो फ्लक्स था वो हमारे पास क्या था, ज़ीरो था। लेकिन लास्ट में मैंने आपको कहा था कि शर्त ये है कि अंदर कोई चार्ज, क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज ना हो। ठीक है। आज ये जो हमारा टॉपिक है गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन को भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो अब इस गॉस लॉ में हम ये कहेंगे, इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे लिखी है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो मेरे स्टेटमेंट लिखी है उसमें गिवन है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस है, ठीक है, उससे उसके अंदर कोई चार्ज रख दें, ठीक है, तो उससे चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आउट हो रही हैं, जो निकल रही हैं, सो दैट फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस इट इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली मैं ऐसे लिखूंगा, मैथमेटिकली फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इट इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। यहाँ पे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यहाँ पे टोटल चार्ज, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इनक्लोज्ड। ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं गॉस लॉ। ये मैथमेटिकल फॉर्म है गॉस लॉ के। अब याद रखिए, अब इसको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको डिराइव करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी डेरिवेशन में स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्लोज सरफेस लेता हूँ, इसको डिराइव करने के लिए ये क्लोज सरफेस है और ये क्लोज सरफेस मेरे पास एक स्फीयर है। सपोज यहाँ पे मैं, ये मेरे पास एक 3D सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस मेरे पास क्या है, स्फीयर है, और यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है, चार्ज सपोज उसका मैग्नीट्यूड है Q, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड होती है, इसी तरह ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मेरे पास आउटवर्ड फील्ड लाइंस हैं ऑफ दिस चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये जो स्फीयर है इसकी सरफेस को मैंने क्या करना है, स्मॉल एरिया पेचेस में या एरिया एलिमेंट्स में मैंने इसको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे सपोज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है, ठीक है। अच्छा याद रखिए, मैं ऐसे क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर इस सारे सरफेस को हम देखें तो ये सारी जो सरफेस हैं ये हमारे पास फ्लैट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो वो जो स्मॉल एरिया एलिमेंट होगा वो तकरीबन हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं कि हमारे पास ये जो सरफेस है, ये सरफेस फॉर एग्जांपल इस स्फीयर का रेडियस अगर मैं ले लूँ, सपोज इस सरफेस का रेडियस मैं r ले लूँ, तो ये जो सरफेस है ये इक्वी डिस्टेंस पे है, ये सरफेस सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे अब इस सरफेस पे यहाँ पे या यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लूँगा तो वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो वो
मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में आप देखें, ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, याद रखें, ठीक है। ये चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यहाँ पे मैंने कैपिटल क्यू लिया है तो यहाँ पे भी ये चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो कैपिटल क्यू ले लेता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। ये मेरे पास इस सरफेस पे क्या है, इस सरफेस पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है जो कि अराउंड द सरफेस हर पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब आसानी के लिए अब मैंने देखें इस पूरी सरफेस का मैंने क्या करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे। तो आसानी के लिए मैंने इस पूरी सरफेस को क्या किया बेटा, इसको मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे मैं इस स्मॉल एरिया एलिमेंट को सपोज इसको मैं नाम देता हूँ डेल्टा A1, ठीक है। अब याद रखें, फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल सरफेस इमेजिन करेंगे, फुटबॉल सरफेस है इस तरह, ठीक है। तो उसका सरफेस के ऊपर वो स्मॉल एरिया एलिमेंट जो आपने लिए वो मेरे पास ये है सपोज, ठीक है। तो उस एरिया एलिमेंट का जो वेक्टर एरिया होगा, याद रखें वेक्टर एरिया हमेशा आप प्लेन सरफेस के लिए, फ्लैट सरफेस के लिए क्या करते हैं, उसको उसकी डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सरफेस का अगर मैं देखूँ तो इसका जो एरिया, जो वेक्टर एरिया होगा वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सरफेस के क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। तो ये रेडियस है, सपोज ये सरफेस है, ये ऐसे सरफेस है, ठीक है। तो इस सरफेस का यहाँ पे आपने स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है, ठीक है। तो उस सरफेस का जो वेक्टर एरिया होता है वो इस तरह होता है, यूं, ठीक है। सरफेस के क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे मैं ऐसे ले लेता हूँ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये मेरे पास क्या है, ये वेक्टर एरिया है, ठीक है। और सपोज वो मेरे पास है डेल्टा A1, ये वेक्टर एरिया है, ठीक है। डेल्टा A1 ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ये देख लें, ये फील्ड लाइन है तो ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। तो देखें यहाँ पे, तो फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब हमारे पास फ्लक्स जो कैलकुलेट हम करेंगे वो आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे भी दूसरा एलिमेंट जो है वो एरिया एलिमेंट जो है वो सरफेस पे है, सरफेस पे ले लें आप, ठीक है। उसको आप नाम दे दें सपोज डेल्टा A2। तो उसका भी जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसी तरह कर करके पूरे सरफेस को हम क्या कर देते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये दूसरा एलिमेंट सपोज यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो सेम हो गई। इसी तरह फिर आप फॉर एग्जांपल थर्ड ले लें, यहाँ पे थर्ड में ले लेता हूँ आसानी के लिए, ठीक है। हालांकि ये इसके साथ ही एडजस्टेंट ही है, ठीक है, लेकिन आसानी के लिए मैं थर्ड एलिमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। तो थर्ड एलिमेंट का भी अगर आप वेक्टर एरिया ले लें सपोज, तो वो डेल्टा A3 होगा, डेल्टा A3। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इसके साथ क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह मैं आप सब जो हमारे पास जो एरिया एलिमेंट्स हैं इसके लिए मैंने क्या करना है बेटा, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो टोटल फ्लक्स मेरे पास होगा, टोटल फ्लक्स फॉर एग्जांपल मेरे पास जो टोटल फ्लक्स होगा वो φ1 फ्लक्स ऑफ पेज नंबर 1 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ पेज नंबर 2, इसी तरह प्लस φ3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ पेज नंबर 3, इस तरह कर करके प्लस अप टू φn। फॉर एग्जांपल मैंने इन नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स में इसको मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो वो
पूरे सरफेस को, ये जो स्फीयर है इसके पूरे सरफेस को मैंने इसी तरह डिवाइड किया और पूरे सरफेस के लिए मैं इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ φ1। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने डिटेल से पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि ये बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट A1 एरिया, ठीक है। तो एरिया पेज नंबर 1, फिर इसी तरह प्लस E डॉट A2 पेज नंबर 2 प्लस यहाँ पे आप वेक्टर लगा लें, ठीक है। इसी तरह E डॉट A3 प्लस अप टू प्लस E डॉट डेल्टा AN, यहाँ पे भी आप वेक्टर लगा लें, ठीक है। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसका आप इस फार्मूले को आप ओपन कर दें तो मेरे पास ये होगा E डेल्टा A1 कॉज ऑफ थीटा प्लस इसी तरह इसको लिख दें E डेल्टा A2 कॉज ऑफ थीटा प्लस E A3 कॉज ऑफ थीटा प्लस अप टू प्लस E डेल्टा AN कॉज ऑफ थीटा। देखिए मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि यहाँ पे वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम। तो जब डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे एंगल जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप पुट करें इसको E डेल्टा A1, यहाँ पे डायरेक्ट आप cos 0 डिग्री में 1 ले लेता हूँ, ठीक है। 1 इसी तरह प्लस E, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा cos 0, फिर cos 0 इज इक्वल टू 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आसानी के लिए। तो ये E प्लस इसी तरह E डेल्टा A3 प्लस अप टू प्लस E डेल्टा AN, ये फिर आपके पास 1 इसी तरह 1 इस यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे भी आप पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैंने E लिखी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे जो है वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको लिख दें, E कॉमन ले लें, ठीक है। E कॉमन ले लें तो ये आपके पास होगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, राइट, प्लस अप टू प्लस डेल्टा AN, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, ठीक है। तो इसको फर्दर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब टोटल फ्लक्स इट इज इक्वल टू E। अब इधर देख लें बेटा, ये मेरे पास ये टोटल एरिया ऑफ द सरफेस है, मींस हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को जो डिवाइड किया था, पूरी सरफेस हमने जो है वो स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। डेल्टा A1 से हमने स्टार्ट किया था और करके हम यहाँ तक वापस पहुँच गए। तो ये मेरे पास है टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब इसको E और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मैथमेटिकली मेरे पास बेटा बराबर है 4 पाई r², ठीक है। अच्छा अब E की वैल्यू यहाँ पे जो इनिशियली मैंने लिखी थी इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय r² मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई r²। तो ये 4 पाई कैंसिल करें और r² कैंसिल करें, ये r² और r² कैंसिल करें, तो मेरे पास ये बच गया Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देख लें हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो बराबर है Q बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 और एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द। अब ये चार्ज जो है ये अंदर है, सरफेस के अंदर है, 3D सरफेस मेरे पास जो है इसके अंदर ये चार्ज पड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है इस चार्ज के लिए,
टोटल फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, वो बराबर है किस चीज के बेटा, 1 और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। तो यहां से अगर आप देखें तो टोटल फ्लक्स डिपेंड करता है, देखें आप टोटल फ्लक्स डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट पे और चार्ज पे, और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप इसके बजाय परमिटिविटी और फ्री स्पेस या वैक्यूम के बजाय आप कोई दूसरी मीडियम रख दें तो फिर ये जो फ्लक्स हैं ये इसके साथ क्या इन्वर्सली रिलेटेड हैं, ठीक है। इसी तरह चार्ज के साथ फ्लक्स का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ये तो अब हमारे पास गॉस लॉ की ये स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमने डिराइव की, ठीक है। और इसी तरह ये इसको आप ऐसे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक ये सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस, ये सरफेस हमारे पास क्लोज सरफेस, इट इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, गॉस लॉ की क्या है हमारे पास स्टेटमेंट है मैथमेटिकल। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस है, अच्छा एक और बात याद रखें, अब मेरे पास जो फ्लक्स है वो हमारे पास सरफेस कोई भी हो, क्लोज सरफेस हो सपोज, ठीक है, क्लोज सरफेस स्फीयर है या सिलेंडर है, ठीक है, या कोन है, मेरे पास कोई भी 3D सरफेस है, ठीक है। तो ये सरफेस या ऑब्जेक्ट या शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, मैंने पहले बताया कि ये, अब देखें फ्लक्स के इक्वेशन में हमारे पास 1 और एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी टोटल चार्ज इनक्लोज, बल्कि ये डिपेंड करता है चार्ज पे डिपेंड करता है और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। तो शेप पे अगर आप फॉर एग्जांपल स्फीयर के बजाय अगर आप कोई क्यूब ले लें, कोई सिलेंडर ले लें, ठीक है, तो फ्लक्स इतना ही होगा। फ्लक्स पे जो शेप चेंज करने से 3D शेप जो है उसको चेंज करने से हमारे पास फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं ये अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इन नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो फिर उसका हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास, अब मैं ये लेता हूँ, ये एक क्लोज सरफेस है, ये इस तरह इर्रेगुलर शेप का, ठीक है, लेकिन क्लोज सरफेस है, याद रखिए ये क्लोज 3D सरफेस है। पहले लेक्चर में मेरा पूरा मकसद यही था कि आप लोगों को आइडिया हो जाए 2D सरफेस का और 3D सरफेस का। अब याद रखिए ये मेरे पास एक इर्रेगुलर शेप 3D सरफेस है और यहाँ पे चार्जेस हैं, सपोज चार्ज Q1, ठीक है, सपोज चार्ज Q2, चार्ज Q3, चार्ज Q4 अप टू चार्ज Qn। इन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, किसी क्लोज सरफेस में आपने इनको क्लोज किया हुआ है, चार्जेस आर इनक्लोज्ड इन दिस सरफेस। तो इसका जो फ्लक्स होगा, इसका जो टोटल फ्लक्स होगा या जो इसका फ्लक्स होगा, ठीक है, वो हमारे पास होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी चार्ज इनक्लोज्ड। तो अब देखें चार्ज इनक्लोज्ड मेरे पास अगर आप देखें तो पूरा या जो जितना चार्ज इस सरफेस के अंदर है उसको आप क्या कर दें, सम कर दें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn, ठीक है, ये Qn है मेरे पास, Qn। अच्छा, अब फ्लक्स इनक्लोज्ड, फ्लक्स आउट ऑफ द इनक्लोज नहीं, फ्लक्स आउट ऑफ दिस सरफेस, ठीक है, और ये मेरे पास बराबर है 1 और एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास अब टोटल चार्ज है, जो मेरे पास क्या है, दैट इज़ द टोटल चार्ज, ठीक है। तो इसको आप लिख दें 1 और एप्सिलॉन नॉट और टोटल चार्ज को आप कैपिटल Q से डिनोट कर दें। तो इसी तरह कोई भी क्लोज सरफेस हो तो आप क्लोज सरफेस और उसके अंदर इन नंबर ऑफ चार्जेस हों तो आपने उसका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये वो मेथड है, इस मेथड से आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन जो है वो डिटेल से डिस्कस करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने गॉस
गॉस लॉ के एप्लीकेशन जो है वो डिटेल से डिस्कस करने हैं। उसमें जो आपके सेकेंड ईयर के बुक में सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर। अच्छा देखिए कंडक्टर, अब ये जो मेरे पास कंडक्टर है ये सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर है और उसको आपने एक चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का पहले मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और याद रखें कंडक्टर की मेरे पास दो प्रॉपर्टीज़, आप उसको अब उसको मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये है कि जो एक्सेस चार्ज होता है कंडक्टर को अगर आप कोई प्रोवाइड करें तो वो कहाँ पे जाता है, वो सरफेस पे जो है वो इट विल रिजाइड और इट विल स्टे ऑन द सरफेस। और ये मैं अभी बताऊंगा कि कैसे, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि हमारे पास कंडक्टर पे चार्ज जो है वो क्या करता है, वो मूव करता है। याद रखिए कंडक्टर पे चार्ज वो मूव कर सकता है, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चार्ज provided to the conductor। अच्छा याद रखें अब ये जो कंडक्टर है इसको हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की, ये बात याद रखें। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, एक होता है करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, और एक जस्ट एक कॉपर कंडक्टर है, कोई भी शेप है सपोज, ठीक है, कोई भी शेप की कंडक्टर है। तो कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी की चार्ज प्रोवाइडेड टू द कंडक्टर it will reside or stay reside reside or stay on the surface outer surface, right, on the outer surface of the conductor, ठीक है। और दूसरी बात आप ये याद रखें, दूसरी प्रॉपर्टी के हमारे पास चार्ज मूव ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये आप जहन में ये दो बातें जो हैं वो रखते हैं, ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इर्रेगुलर शेप जो कंडक्टर है वो ड्रा करता हूँ। ये कोई कंडक्टर है इर्रेगुलर शेप, ठीक है। तो अब इस पे फॉर एग्जांपल इसको मैंने चार्ज प्रोवाइड किए हैं पॉजिटिव, सपोज ये पॉजिटिव चार्जेस मैंने इसको प्रोवाइड कर दिए। अच्छा देखें अब ये जो चार्जेस हमने प्रोवाइड किए हैं सेम चार्जेस, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, हमने प्रोवाइड किए हैं। द कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर। अब अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्केयर लॉ, कूलम्स इनवर्स स्केयर लॉ, ये हम पिछले टॉपिक्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं ये लॉ, ठीक है। अच्छा अब हम ये देखते हैं यहाँ पे मैंने पहले बताया कि चार्ज मूव कर सकता है कंडक्टर पे, तो ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, क्योंकि ये तो सेम चार्जेस हैं, तो ये रिपेल करेंगे। तो फिर ये चार्जेस क्यों रिपेल करते हैं वो हम जानते हैं कि सेम या लाइक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो रिपल्सिव फोर्स होती है, और ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये डिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन इस तरह है कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इज रिलेटेड विद द फोर्स, ठीक है। सो फोर्स इज रिलेटेड विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन, मीन अगर ये डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगी, फोर्स कम होगी। फोर्स क्या होगी बेटा, कम होगी। तो अब देखें ये जो चार्जेस हैं फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए इन चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ जाएगा वो बता दिया मैंने कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब ये चार्जेस यहाँ पे नहीं रहेंगे, बल्कि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे आउटर सरफेस पे, और वो चार्जेस जो है ना वो यहाँ पे आ जाते हैं आउटर सरफेस पे। ये इसी तरह अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, इसी तरह पूरे सरफेस पे अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट। और याद रखें अगर ये सरफेस सिमेट्रिक है, सरफेस अगर सिमेट्रिक है तो ये चार्जेस
क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और अगर सरफेस सिमेट्रिक नहीं है तो फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ठीक है, अब देखें, अब मैंने, लेकिन एक बात याद रखें बेटा, ये डिस्टेंस आप 0 अगर करेंगे तो हमारे पास फोर्स इन्फिनिटी ये वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है फिजिकली, दैट कंसेप्ट इज नॉट पॉसिबल हेयर, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर यहाँ पे अगर इक्वेशन में इसको अगर आप 0 कर दें तो फोर्स अनडिफाइंड है, तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस पर आप खुद भी सोचें कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो आप इसको डिस्टेंस को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी एक सर्टन लिमिट होती है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं कुछ। ठीक है, तो हमारे पास जनरल आप ये जो है कि चार्जेस हमारे पास आउटर सरफेस पे अपने आप को क्या कर लेते हैं, रिसाइड हो जाते हैं और अपने आप को एकोमोडेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हमारे पास जो लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्ज ऑन कंडक्टर के, हमारे पास बुक में जो 3 केसेस हैं। ठीक है, उन 3 केसेस को, ये वाले प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है बेटा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और अब मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, आपके बुक में। ठीक है, तो वो फॉर एग्जांपल जैसे वायर है, वायर की शेप इस तरह होती है ना, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, इसको आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई नहीं की, ठीक है, तो ये सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर है और इसको आपने चार्ज क्या किया है बेटा, प्रोवाइड किया है। तो इसकी जो शेप होती है वायर की, करंट कैरिंग वायर नहीं, जो मतलब जो आप कॉपर जो वायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, इस तरह होती है। तो इसको अगर आप ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन होता है, वो इसी तरह ही होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसको अगर आप यहाँ से काट दें, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको कैसे नज़र आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ऐसे नज़र आएगा, यूँ इसी तरह। इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपको इसी तरह नज़र आएगा ऐसे। ठीक है, ये मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये इसी तरह आप इसको कंपास पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है, सपोज ये इसका सेंटर से डिस्टेंस ये r। ठीक है, अब इसको हमने कंडक्टर को हमने चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है और पहले मैं बता चुका हूँ कि वो जो चार्ज है वो कहाँ पे रहेगा, वो आउटर सरफेस पे रहेगा, ये बात याद रखें। ठीक है, यहाँ पे ये चार्ज आपने इसको प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो जो चार्ज है इट विल स्टे ऑन द आउटर सरफेस टू मिनिमाइज द फोर्स, अब देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके फील्ड लाइंस आउटवर्ड होते हैं ऐसे, इसी तरह इसके भी आउटवर्ड होते हैं। तो याद रखें ये जो फील्ड लाइन है ये इस रेडियस के साथ, ये बिल्कुल यहाँ पे ये इसके साथ आप मिला सकते हैं ऐसे ना, रेडियस के साथ स्ट्रेट, मतलब रेडियस और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये पैरेलल होंगे। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस के साथ जो एंगल बनाएंगे वो 90 का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंगे तो वो सरफेस के साथ एंगल बनाएगी 90 डिग्री। ठीक है, और रेडियस के साथ स्ट्रेट आप इसको इस तरह मिलाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कंडक्टर है और ये मास फील्ड कंडक्टर है, सपोज मास फील्ड कंडक्टर है, या इसको आप जो है क्या कहते हैं, अंदर इसको हम कहते हैं कोकला, अंदर से कोकला होता है। ठीक है, तो ये मास फील्ड भी ले सकते हैं। पहले केस में हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास मास फील्ड कंडक्टर है, इसका रीजन जो है आपने इसको फिल किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर मैंने चार्ज कैलकुलेट करना है कि इसके इनसाइड चार्ज जो है वो कितना है। ठीक है, तो अब आप इसके लिए ऐसे करें कि एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया सपोज। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट P लिया है। ठीक है, और इस पॉइंट के गिर्द मैंने एक इमेजिनरी 3D सरफेस, इमेजिनरी ये डॉटेड ये जो लाइन है ना, ये देखें ये इस तरह डॉटेड लाइन की आप ले लें ये। ठीक है, इस तरह ये डॉटेड डैश लाइन की एक सरफेस ले लें। इस सरफेस को हम क्या कहते हैं बेटा, अब इस पॉइंट पे या इसकी इनसाइड, कंडक्टर के इनसाइड मैंने क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो आपने सरफेस लिए ये, इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, इसको बेटा हम कहते हैं गॉसियन सरफेस कहते हैं। और ये इमेजिनरी सरफेस होती है और ये 3D सरफेस होती है, ये क्लोज 3D सरफेस होती है। 3D सरफेस मैं पहले पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। ठीक है, अब इस सरफेस के अंदर मैंने अब क्या करना है,
गास लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अभी चार्जेस जो है वो फाइंड करने हैं कि चार्जेस हैं या नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, इनसाइड ऑफ द चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर, वो क्या है, हमारे पास 0 है। ये बात आप याद रखें, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि पॉइंट P पे या इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड हमने जो है चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज इनसाइड हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, definition of electric flux, it is equal to E dot A। ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो इसमें आप पुट करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होती है वो तो 0 होती है, ठीक है। ये केस नंबर 1 में है, ठीक है। तो केस नंबर 1 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 लेंगे और वहाँ पे हम साबित करेंगे कि चार्ज जो इनसाइड है वो 0 है। फिर इसके रिवर्स हम जाएंगे, चार्ज को 0 लेंगे और फिर हम प्रूफ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 फिर प्रूफ करेंगे। अब इस केस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमें पता है कि इनसाइड ऑफ द कंडक्टर आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर, ठीक है, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन E डॉट A, तो यहाँ पे आप E नल वेक्टर, क्योंकि ये हमारे पास 0 है, इसको वेक्टर में ले लें, ठीक है, नल वेक्टर इनटू वेक्टर एरिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 0, फ्लक्स इज 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। इसी तरह अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हमारे पास फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, राइट। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लें, तो हमारे पास जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो 1/ε0 into charge it is equal to 0। this implies that ये ε0 तो हमारे पास 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ε0 जो फ्री स्पेस परमिटिविटी है या वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है इस इक्वेशन से ना, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इधर 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इट इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास ε0 ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन का ना कि हमारे पास क्या है, चार्ज क्या है, 0 है। चार्ज मेरे पास क्या है, 0 है। तो अब हमने ये प्रूफ किया कि हमारे पास अगर कोई कंडक्टर हो, ठीक है, तो उसके इनसाइड चार्ज क्या होता है, 0 होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हमारे पास चार्ज 0 होगा, ठीक है। इसी तरह केस मतलब इसके रिवर्स भी आप प्रूफ कर सकते हैं। चार्ज 0 है, फॉर एग्जांपल अगर चार्ज 0 है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अच्छा, ये ही सिचुएशन जो है वो हॉलो कंडक्टर के लिए भी है, ठीक है। यही सिचुएशन हमारे पास हॉलो कंडक्टर के लिए भी है। अगर मास फील्ड नहीं है कोई कंडक्टर का, तो तब भी हमारे पास जो इनसाइड चार्ज होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। तो केस नंबर जो सेकंड है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या हो, कोई हॉलो कंडक्टर हो, तो वो आपने खुद करना है। केस नंबर 3 जो है वो मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। केस नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है कंडक्टर, मेरे पास एक कंडक्टर है, ये फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कोई कंडक्टर, ये केस नंबर ये 3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक। अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है, सपोज मैं वही डायग्राम ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक केविटी बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये मेरे पास ये हॉलो रीजन, ये जो इनसाइड है ये केविटी है, मतलब ये हॉलो है, ठीक है। दैट इज़ हॉलो मींस अब ये रीजन फिल है, ये रीजन फिल है, मास फिल है, ठीक है। और ये मेरे पास इसके अंदर क्या है, केविटी है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं किसी तरीके से, ये वो कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर में हमें पता है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो केविटी है और इसमें मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी तरीके से चार्ज
मैं इनसाइड इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और वो चार्ज का मैग्नीट्यूड मैं सपोज करता हूँ कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, क्यों है। तो हम जानते हैं कि ये कंडक्टर है और कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, तो वो फॉर एग्जांपल इस मटेरियल के अंदर तो होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे आ जाते हैं इस रीजन में। फॉर एग्जांपल ये वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो इस सरफेस पे ऐसे इस तरह क्या हो जाते हैं, अपने आप को एकोमोडेट कर लेते हैं, ऐसे देख रहे हैं आप, ठीक है, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब याद रखें अगर फॉर एग्जांपल ये चार्ज 1 कूलम है, सपोज ये जो केविटी के अंदर चार्ज है ये अगर 1 कूलम चार्ज है सपोज, तो ये चार्ज ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे, लेकिन याद रखें इसका कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, मतलब अब ये इसके अंदर फ्री स्पेस है, वैक्यूम है या एयर है, ठीक है, तो ये केविटी सपोज, तो अब ये जो चार्ज सरफेस पे आ गया, आउटर सरफेस ऑफ द केविटी, ठीक है, तो ये चार्जेस ड्यू टू इंडक्शन को हमने डिटेल में पढ़ा है। तो इंडक्शन अगर ये 1 कूलम चार्ज है तो इसके लिए यहाँ पे कितना आएगा चार्ज, 1 कूलम चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं ये अगर 1 कूलम लेता हूँ सपोज, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज भी कितना होगा बेटा, ये भी 1 कूलम होगा, मैग्नीट्यूड में सेम लेकिन साइन में ऑपोजिट, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ कि ये 1 कूलम चार्ज जो है ये तो इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तो ये इस सरफेस या मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इसी कंडक्टर में ही अवेलेबल थे, तो उस कंडक्टर से ही इस तरफ ये आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएंगे, डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ पे पॉजिटिव एक डेफिशिएंसी, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव ये फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज जो है वो इस केविटी के अंदर जो चार्ज पड़ा है ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं सरफेस पे, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज रह जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज। और ये डेफिशिएंसी कितनी होगी बेटा बता दें, आप बता दें, ठीक है, मैं नहीं बताता, चलो आप बता दें ये डेफिशिएंसी कितनी होगी। जाहिर सी बात है इस सरफेस पे 1 कूलम चार्ज आ रहा है केविटी के सरफेस पे, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे ये चार्ज कितना होगा, ये भी 1 कूलम भी होगा, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 कूलम, और ये चार्ज जो है टू मिनिमाइज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये क्या हो जाएगा सरफेस पे अपने आप को एडजस्ट या अकोमोडेट कर देता है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं ऐसे इसी तरह, ठीक है। ये तो ये सरफेस के साथ जो ये लाइन सरफेस के साथ एंगल बनाएगा वो 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो अब देखें अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अब चार्ज कैलकुलेट करना है, नेट चार्ज। तो इसके अराउंड ये जो केविटी है और केविटी के बाहर सरफेस है, ठीक है, केविटी का सरफेस, केविटी का आउटर सरफेस, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्जेस हैं। तो उसके बाद मैंने एक गॉसियन सरफेस 3D सरफेस जो है वो सपोज कर लेनी है, ठीक है। अब इस ये जो सरफेस है जिसे आप गॉसियन सरफेस कहते हैं, गौर से सुने बेटा, ये गॉसियन सरफेस ये मेरे पास है गॉसियन सरफेस, इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस या जो रेडियस है, सपोज ये मेरे पास रेडियस इसका क्या है r प्राइम है सपोज, ठीक है। और ये आउटर सरफेस जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक्युमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेके सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो r है, वो क्या है बेटा r है। तो अब हम देख रहे हैं कि r प्राइम इट इज लेस देन r, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस ये इनसाइड जहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज केविटी के अंदर है और ये नेगेटिव चार्ज केविटी के सरफेस पे है, ठीक है। तो ये मैंने जो क्लोज किया हुआ है, ये जो आपको डैश लाइन नजर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी गॉसियन सरफेस। और अब इस सरफेस के इनसाइड मैंने नेट चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना है कि नेट चार्ज कितना है, ठीक है। तो हमारे पास अब जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज वो देख लें वो कितना होगा। नेट चार्ज ये मैंने आपको कहा था कि सपोज करें कि ये पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम है, तो इसका जो अपोजिट चार्ज है वो कितना है, वो भी 1 कूलम ही होगा, ठीक है। तो मेरे पास Q सपोज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस Q अपोजिट चार्ज आ रहा है,
तो हमारे पास जो नेट चार्ज है वो क्या है बेटा, नेट चार्ज मेरे पास कैपिटल क्यू को मैं डोनेट करता हूँ और वो हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो जब नेट चार्ज ज़ीरो है, नेट चार्ज ज़ीरो है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड implies that इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर, हॉलो हो, हॉलो कंडक्टर हो, मैस फील्ड कंडक्टर हो, उसके अंदर आप केविटी जो है वो बना लें, ठीक है। केविटी के बाहर ये जो रीजन है ये अगर फील्ड है तब भी, अगर अनफील्ड है तब भी हमारे पास क्या होता है, इसके जो इनसाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या चार्ज वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। आखिर में एक बात याद रखें बेटा, कंडक्टर किसी भी शेप का हो, कंडक्टर किसी भी शेप का हो और चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर हो, ठीक है, तो उसके इनसाइड हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये बात याद रखें, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गास लॉ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।